अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट नवंबर 2026 की, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एचपीटेट नवंबर 2026 के लिए हम जो है वो जीके की महा मैराथन वीडियो चलाने जा रहे हैं, जिसका आज टॉपिक नंबर 1 हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं और इस टॉपिक से हमेशा एसपीटेट जो एग्जाम रहता है वहां पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहे। कैसे बना यूएनओ, क्या पृष्ठभूमि थे, टेट परीक्षाओं में यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, हर एक चीज की मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर ये सेम क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से 1918 के बीच मेरे भाई होती है। 1914 से 1918 के बीच विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध होता है। और इस विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और इतने सारे लोगों का यहाँ पे नरसंहार होता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि दुनिया में ग्लोबल पीस के लिए, वैश्विक शांति के लिए एक संगठन बनाया जाए, और उस संगठन का नाम जो बनाया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए दुनिया के अंदर एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे भाई, राष्ट्र संघ। क्या हुआ, दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, और यहां पर क्या बोला कि एक शांति के लिए संगठन बनाओ, ताकि दुनिया के अंदर दूसरे विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति कभी पैदा ना हो सके। तो उसके बाद बनाया मेरे भाई राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ, जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना है वो 10 जनवरी 1920 को हुई है। और जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में बनाया गया। ये बात मेरे भाई आपको डिटेल से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि आपका जो लीग ऑफ नेशन है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कब स्थापना हुई है, 10 जनवरी 1920 को स्थापना हुई है। नाम क्या है, लीग ऑफ नेशन है। और भैया हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ। क्यों बनाया था, आप झंडा देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन का, ताकि दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति ना हो, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन अब जो हारे हुए देश थे उनको बदला लेना था, और दुनिया के अंदर छिड़ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में यहां से बनता है मेरे भाई। और क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका दूसरा विश्व युद्ध है वो कब से कब तक हुआ, तो जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही 1939 से लेकर 1945 के बीच विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध मेरे भाई हो गया। और इस विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। लगातार 6 सालों तक बहुत लंबा ये युद्ध चला था, इसीलिए बहुत सारे लोग इस विश्व युद्ध में मारे गए थे, आप देख सकते हैं। अच्छा, रुका कैसे, तो एक बहुत ही बड़े भयंकर यहां पर युद्ध के साथ ये रुकता है युद्ध। क्या होता है कि अमेरिका जो देश है उसने परमाणु बम, एटॉमिक बम तैयार कर दिए, और पहला परमाणु बम अमेरिका ने किसी देश पे गिरा दिया, वो देश जापान देश था। तो फर्स्ट एटॉमिक बम, प्रथम परमाणु बम, जिसे हिरोशिमा हमले के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला परमाणु बम, तारीख मेरे भाई 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 की तारीख है, और 8 बज के समय था, सुबह 8 बज के 15 मिनट, और स्थान था जापान का हिरोशिमा। प्रथम परमाणु बम यहां पे अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है। याद रखना है, पहला परमाणु बम कब गिराया, 6 अगस्त 1945 को। कहां पे गिराया, जापान के हिरोशिमा पे। सुबह 8 बज के 15 मिनट का मेरे भाई समय हो रहा था। कितने लोग आप देख सकते हैं, जहां पे जो गर्मी है, गर्मी का जो 40 डिग्री की गर्मी हो, सीधी कहां पहुंच गई, 300 डिग्री पे। भाई इतने लोग मर गए, खत्म हो गए जहां पे ये गिराया गया। और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है, ये यूरेनियम 235 पर आधारित गन टाइप विखंडित बम था मेरे भाई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम परमाणु बम अमेरिका ने जापान के किस जगह पे गिराया, हिरोशिमा पे गिराया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहां पे, बम का नाम क्या था, बोले इस बार छोटे वाला था, अभी और भी गिराएंगे। इस बम का नाम मेरे भाई लिटिल बॉय था, और ये यूरेनियम 235 पर आधारित गन टाइप एक विखंडित बम था। और याद रखना, इसीलिए 6 अगस्त को
हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटी छोटी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है मेरे भाई, एक एक बात आपको बता रहा हूं। एसपी टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए मेरे भाई। दूसरा परमाणु बम कहां गिराया, ये क्वेश्चन कई बार टेट में बना है। तो दूसरा परमाणु बम यहां पे नागासाकी हमले के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा परमाणु बम पहला गिराया था 6 अगस्त को, दूसरा गिराया था मेरे भाई 9 अगस्त 1945 को। और दूसरा जो परमाणु बम है वो नागासाकी जापान, कहां पे गिराया, आपका नागासाकी, जापान के नागासाकी में। गिराना कहीं और था, लेकिन जहां पे गिराना था वहां नीचे फॉग आ गई और फिर गिराना पड़ा कहां पे, नागासाकी पे गिराना पड़ा, जापान के नागासाकी पे। दूसरा परमाणु बम भी अमेरिका ने जापान पर ही गिराया और जापान के किस जगह पे, नागासाकी पर गिराया। भाई ये बड़ा बम था, इसीलिए जो दूसरे परमाणु बम जो अमेरिका ने जापान पे गिराया था, इस बम का नाम मेरे भाई फैट मैन था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। आपको ये बात याद रखनी है कि ये यूरेनियम 235 पर आधारित इंप्लोजन टाइप परमाणु बम था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये 239 प्लूटोनियम 239 पर आधारित था। यूरेनियम पर इससे पहले था, ये था प्लूटोनियम। मेरे भाई याद रखना है कहां पे गिराया, जापान के नागासाकी में गिराया। तारीख 9 अगस्त थी, इसीलिए 9 अगस्त को पूरे हर वर्ष नागासाकी डे के रूप में, नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने भयंकर हमलों के बाद अब जापान को यह बात जाननी थी कि क्या वो युद्ध से पीछे हट रहा है। लाखों लोग जापान के अंदर मारे गए और दुनिया के जितने भी तमाम उस समय जो जीते हुए देश थे या कुछ और देश थे, वो भी भयभीत थे कि अगर परमाणु हमले इसी तरह होते रहे तो दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। तो और इसके बाद क्या हुआ मेरे साथी, इसके बाद जो है वो क्या हुआ, दुनिया के अंदर विश्व का सबसे बड़े संगठन की बात की गई जिसने आज तक तीसरे विश्व युद्ध को रोक रखा है। तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, इसी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसके बाद स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसको हम शॉर्टकट में यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ 50 देशों ने साइन किए कि ठीक है भाई, हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं दुनिया के अंदर जिससे कि दुनिया के अंदर अब दोबारा विश्व के अंदर तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। याद रखना है आप तमाम साथियों को, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और भाई ये कौन सा सम्मेलन था जहां पे हस्ताक्षर हुए थे, तो सैन फ्रांसिस्को जो आपका कैलिफोर्निया अमेरिका में है, यहीं पर ये बात की गई, यहीं पर यह बात बोली गई कि दुनिया के अंदर अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक संगठन बनाया गया और इस संगठन का नाम था यूएनओ। मेरे भाई ये बनाया गया था, इसको एस्टैब्लिश जो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसने इसका नामकरण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ नाम कैसे पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके टेट परीक्षाओं के लिए। तो मेरे भाई आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि यूएनओ जो नामकरण है वो नामकरण दिया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम है इनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब के द्वारा यहाँ पे नाम दिया है यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा बेहतर बात, और ये कौन थे, तो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। भाई दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरे विश्व, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए, दुनिया के अंदर पीस के लिए, भैया फॉर पीस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45, 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अंदर जो संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था, शांति के लिए बना रखा है, इस संगठन का नाम क्या है, यूएनओ है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ है। भाई 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन कई बार आपके टेट परीक्षाओं में आया है, कई बार आ रखा है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना, इसलिए 24 अक्टूबर को मेरे भाई कौन सा दिवस होता है पता होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए मेरे भाई। इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बहुत प्यारी बात बताई थी। अब क्या बात बताई थी तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत प्यारी बात बताई कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े संगठन की स्थापना होती है। संगठन बोले तो जिसमें बहुत सारे देश मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं, एक संगठन संगठित हो रहे हैं और संगठन बना रहे हैं,
ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। और इसमें जो देश है वो आपके शुरुआत में हस्ताक्षर 50 देशों ने किए, लेकिन दौड़ के पोलैंड भी आ गया कि भैया हम भी है, हमको भी ले लीजिए ना। और पोलैंड जो है क्या बना, यूएनओ का 51वां देश बना, 51th कंट्री बना। तो संस्थापक देश, तो स्थापना से ठीक कुछ समय बाद पोलैंड भी आया। तो संस्थापक देश जो यूएनओ के हैं, संस्थापक होते जब ये बना था तब कितने देश थे, हस्ताक्षर किए थे 50 देशों ने, लेकिन संस्थापक जो है वो 51 देश है, क्योंकि पोलैंड ने भी बाद में उसी के आसपास बोल दिया कि मैं भी जो है वो यूएनओ का सदस्य बनना चाहता हूं। ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। देखिए ये एक एक क्वेश्चन टेट में आता है, एक एक क्वेश्चन बारीकी से सुनना है। अगर आप महामैराथन की 100 वीडियो, ये लगभग आएगी महामैराथन की 100 की 100 वीडियो आपने देख ली, किसी भी टेट एग्जाम को देने जाओगे मार नहीं खाओगे, गलती नहीं होगी। और गलती कब होती है इंसान से, जब वो जो है वो क्या है, अननेसेसरी कंटेंट को पढ़ लेता है, जो कंटेंट पेपर में आता ही नहीं है। लेकिन महामैराथन में वही कंटेंट रहेगा जो पैटर्न एचपी टेट में चला आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उस पे मैं जो है वो ये महामैराथन चला रहा हूं। यूएनओ के जो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 193 है, और 193वां देश कई बार टेट में पूछा गया है। 193वां देश दक्षिण सूडान बना है। और कब जो है वो सूडान यूएनओ का देश बना है, तो 2011 में ये जो है यूएनओ का 193वां देश बना था। और ये आखिरी देश है, इसके बाद कोई भी देश यूएनओ में शामिल नहीं किया गया है। तो वर्तमान में 193 देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि 193वां देश कौन सा है, तो साउथ सूडान है। कब जुड़ा मेरे भाई, 2011 में जुड़ा। छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में भी कहां पर है, तो बोलेंगे साथी मैनहट्टन द्वीप है। आप देख सकते हैं यहां पर ये हेडक्वार्टर है, और ये हेडक्वार्टर जो है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। और मैनहट्टन द्वीप क्या होता है बेटा, पहले समझो कि द्वीप होता क्या। तो द्वीप होता है कि ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। तो ऐसे द्वीप पर है, ऐसी भूमि पर है, और ये चारों ओर से, इसके चारों ओर पानी है। तो याद रखना है मेरे भाई, आपका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन किस द्वीप पर है, तो बोलेंगे मैनहट्टन द्वीप पर है। बहुत मेहनत लगती है बच्चा, इनको बनाने में पीपीटियां जो बनती है ना, आसानी से नहीं बनती, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कहां से कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके इस प्रकार का बेहतरीन कंटेंट इकट्ठा होता है मेरे भाई। तो छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यूएनओ का जो मुख्यालय है इसके लिए भूमि दान करी गई। अब आप बोलेंगे क्या दुनिया का इतना बड़ा संगठन बन रहा है तो भूमि क्या दान करनी सही, जी बिल्कुल सही बात है। तो रॉकफेलर है, जिनका नाम में ही रॉक है, तो रॉकफेलर साहब ने भूमि दान करी थी यूएनओ के मुख्यालय के लिए। कहां पर करी थी, मैनहट्टन द्वीप पर करी थी मेरे भाई। और ये बनकर जो तैयार हुआ था वो 1952 में बनकर तैयार हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो 1952 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। भाई अब बात करते हैं यूएनओ के ध्वज की। झंडा तो आप देख ही रहे होंगे ना यहाँ पे, अगर आप नहीं देख रहे हो तो एक बार देख लेंगे। ये यूएनओ का झंडा है, और यूएनओ के झंडे में क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूं। तो भाई जो हमारा यूएन है, यूएन के झंडे में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, इसके दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां। अब आप बोलेंगे जैतून को अंग्रेजी मीडियम वाले भी, कुछ हमारे नॉन मेडिकल टेट है, मेडिकल टेट है, उनको तो दिक्कत आ रही होगी कि भाई जैतून की पत्तियां का मतलब क्या है। तो बेटा ध्यान से सुन लो, ओलिव लीव्स। मेरे भाई बहनों क्या बोलते हैं जैतून को, तो आपका द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज ओलिव लीव्स ऑन बोथ साइड्स। भाई बोथ साइड्स का मतलब कि दोनों, और यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, दोनों और आपके जैतून की पत्तियां हैं। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और 20 अक्टूबर 1947 को याद रखना है। बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है। ये ऐसे झंडा है, बीच में देखो ये ग्लोब है, और अरे परे क्या है, ये यहाँ पे पत्तियां दिखाई गई, आप देख रहे होंगे मेरे भाई। और कौन सी पत्तियां यूएनओ के झंडे में, जैतून की पत्तियां। क्वेश्चन बना है इसीलिए बता। और बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है। याद रखना है कि 20 अक्टूबर 1947 का वो दिन था जब यूएनओ के झंडे का प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्तियां, ओलिव लीव्स और आपका विश्व का मानचित्र बना, ग्लोब बना। ये छोटी बातें हैं, इन छोटी बातों को आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एसपी टेट नवंबर के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरे भाई बहन, तो 499 रुपीज मंथ में ऐसी इसी डिजिटल स्क्रीन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हर सब्जेक्ट और हर स्ट्रीम का अलग अलग टीचर आप जुड़ सकते हैं हमारे पास। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में मैंने खुद बनाए हैं हैंड रिटन नोट्स।
ये जो सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब हैंड रिटन नोट्स में है। तो 7876145409 भाई आज ही आप इस नंबर पे एनरोल कर सकते हैं। कोई भी मेरा साथी है, आज ही एनरोल करिए। महामैराथन चलती रहेगी, महामैराथन तो आपकी हेल्प करती रहेगी, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी में डेली पढ़ाई करनी है तो बैच के साथ कोचिंग लेने का बस यही फायदा है। कोचिंग सब अच्छी पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन भाई हमारे पास ये है कि देखो आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है 499 रुपीज मंथ में, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का टीचर अलग, मान लो आर्ट्स की बात करता हूँ मैं, इंग्लिश का टीचर अलग, जीके के दो टीचर है, साइकोलॉजी का टीचर अलग, तो क्या चाहिए इससे ज्यादा। जेबीटी में मैथ अलग आपको मिलने वाला है, मैथ के टीचर अलग रहेंगे, इंग्लिश का अलग, ये नहीं कि बस एक ही इंसान सब कुछ पढ़ा दे। तो यहाँ पे आपको 499 रुपीज मंथ में बहुत अच्छा मौका है। 7876145409 आज ही आप जुड़िए, अभी ही जुड़िए और बैच का हिस्सा बनिए। नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे, तो यूएनओ के झंडे पे कौन सा है, जैतून की पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है, और ये 20 अक्टूबर 1947 को यूएनओ का ध्वज का प्रतीक चिन्ह बना। ये बात आपको मेरे भाई डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है। अब आप बोलेंगे कि क्या बेहतर यहाँ पे रहने वाला है सर, हमें बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं हैं वो क्या है, मुख्य भाषाओं की बात आपको याद रखनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखना है कि अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की मेरे भाई भाषाएं हैं। और याद रखना है कि इसकी कुछ अदर लैंग्वेजेस भी है जिनको हम बोलेंगे अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, कि यूएनओ के अंदर कुछ ऐसी भाषाएं भी है जो कि अन्य मान्यता प्राप्त है। बोले भैया कैसी अन्य मान्यता प्राप्त है, तो आइएगा इसकी भी बात करते हैं। तो चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश याद रखना है मेरे भाई। इसके लिए एक ट्रिक भी बनता है, CARS, क्या बोलेंगे, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। कार्स याद रखिए, कार्स बोले तो यूएनओ की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं। यूएनओ की जो अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 4 है और मुख्य भाषाएं 2 है, एक अंग्रेजी है, एक फ्रेंच है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है टोटल लैंग्वेजेस इसकी 6 है, मुख्य भाषाएं 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन अगर ऑप्शन में अंग्रेजी और फ्रेंच नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो मेरे भाई आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो वो आपका क्या आने वाला है, आपका अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा कार्ड्स ट्रिक याद रख लेना। C से बनेगा चीनी, A से बनेगा अरबी, R से बनेगा रशियन और S से बनेगा मेरे भाई स्पेनिश। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों याद रखना है कि जो यूएन जो महासभा है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देखो जो यूएनजीए है, यूएनजीए जो है, इस यूएनजीए ने क्या किया भाई, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 1973 को एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। तो यूएन के महासभा ने अरबी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में कब जोड़ा है, अरबी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इसे अधिकार जो मिला है वो मिला था 18 दिसंबर 1973 को। छोटी बातों को समझना है, उसी प्रकार और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें है। और देखो महासभा में तो ये जुड़ी कब, 18 दिसंबर 1973 को, महासभा एक अंग है यूएनओ का। लेकिन अरबी को 21 दिसंबर 1982 को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी भी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो सुरक्षा परिषद में बाद में जोड़ा और महासभा में पहले जोड़ा। सुरक्षा परिषद में जोड़ा, ये बड़े लेवल के जब आप एग्जाम देंगे, इंडिया लेवल का कोई भी बड़ा एग्जाम सीजीएल वगैरह दे रहे हो तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का बहुत बड़ा कोई एग्जाम दे रहे हो वहां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का एक भाग है, सुरक्षा परिषद यहां पे जुड़ती है 21 दिसंबर 1982 को। लेकिन अरबी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जोड़ा 18 दिसंबर 1973 को। चलो मेरे भाई आगे बढ़ता है बेहतरीन तरीके से। साथियों महामैराथन वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी बातों को बहुत ही विस्तार से जड़ से खोदा जा रहा है। साथियों 1969 में अन्य मान्यता प्राप्त भाषा एक रूसी और स्पेनिश, इसको शामिल किया गया था। तो रूसी और स्पेनिश को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं बनाया गया था 1969 में। चीनी को बनाया गया था मेरे भाई 1974 में, और अरबी को बनाया था सुरक्षा परिषद की कार्यकारी भाषा 1982 में। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ लिया है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका यूएनओ है इसमें कितने चार्टर हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा भाई कि इसमें कितने चार्टर। आप बोलेंगे चार्टर क्या है, ये राजलेख क्या होते हैं। तो जैसे नियम और कानून किसी चीज के होते हैं, वो नियम और कानूनों का एक समूह होता है। मान लो हमारी एकेडमी है,
हम बोलेंगे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, ये फलाना डिसिप्लिन यहाँ पे रहेगा, वो आपको करना है, इस प्रकार से इतनी फीस रहेगी, इतने मंथली आपको फीस देनी है, आपने इतने टाइम में वो करना है। तो ये होता है चार्टर, जिसमें नियम और कानूनों का एक संकलन, एक समूह, उसको हम चार्टर कहेंगे। और इस चार्टर में कितने पार्ट है, कितने अध्याय है, तो बच्चों याद रखना इसमें 19 अध्याय है, मेरे तमाम भाई बहनों को याद रखना है। तो यहाँ पे 19 अध्याय है और याद रखना है टोटल अनुच्छेद जो है वो 111 है। तो कितने चार्टर है, यूएनओ में क्वेश्चन अगर बनेगा तो गलती नहीं करेंगे, चार्टर आपके 19, लेकिन अध्याय चार्टर बोले, चार्टर में 19 अध्याय है और 19 चैप्टर है चार्टर में, और 111 आर्टिकल यहाँ पे यूएनओ के अंदर है। वीडियो में अगर कहीं भी आपको लगता है कि त्रुटि है, हम उस त्रुटि को सुधार सकते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अपने ओर से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बेहतर वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंग कितने, ये बहुत बेहतरीन बात है मेरे साथ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मेरे भाई वो आपके 6 अंग है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, बोले भैया 6 अंग है, एक अंग ऐसा है जो जिसने अब कार्य करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कौन सा अंग है उसके बारे में भी बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो पहला अंग है महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अंगों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तीसरा अंग है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा अंग है प्रन्यास परिषद, और प्रन्यास परिषद के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। प्रन्यास परिषद ने क्या कर दिया है, 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग जिसने काम करना बंद कर दिया है तो वो है मेरे भाई प्रन्यास परिषद। और अगला अंग है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जब मैं बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 5वां अंग है, किसका, आपका यूएनओ का। और साथियों आपको बताना चाहता हूं कि 6ठा अंग है हमारा सेक्रेटेरिएट सचिवालय। तो 6 अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अलावा हमारा प्रन्यास परिषद, जिसने क्या कर दिया है 1994 से अब काम नहीं करता। तो कितने अंग काम करते हैं, 5 अंग काम करते हैं। 5वां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा था सचिवालय, बोले तो मेरे भाई सेक्रेटेरिएट। देखिए इन सभी के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो आपकी न्यूयॉर्क देश में है, याद रखना है। और याद रखना है मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, लेकिन देखो कि 6 अंग हैं, 6 में से 5 के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है, हेग नीदरलैंड। कहां पर है आपका, हेग नीदरलैंड जो है, इसी हेग नीदरलैंड में जो है वो मुख्यालय है किसका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। इसके अलावा महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इन तमाम की मुख्यालय कहां पड़ता है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर है, द हेग नीदरलैंड में। ये तमाम अंग आपको याद रखना। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंदर से हमारी यहाँ पे यूएन होती है, बैठी होती है, कितने देश इसमें आते हैं, हर देश 5-5 बंदे भेजता है। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये महासभा की पिक्चर मैंने यहाँ पे ली थी। पहला अंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, यूएनओ का पहला अंग मेरे भाई महासभा है, और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेट परीक्षाओं में करंट से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या बनेगा वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करी इन कंटेंट को बनाने में। तो जनरल असेंबली बोले तो आपका महासभा, इसका उपनाम है विश्व की लघु संसद। मेरे भाई स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। प्रत्येक देश, अब हर देश से 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। तो प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु जो वोट है ना साथियों, परंतु वोट सिर्फ एक करता है। बोले भैया क्या बोल रहे हो, भारत से हम हैं, कोई बांग्लादेश से अपने प्रतिनिधि भेजेगा, कोई किसी और देश से भेजेगा, अदर कंट्रीज, हर देश, 193 देश इसमें है, और 193 देशों में से 5-5 प्रतिनिधि, 5-5 सीटें, वहां 5-5 का बेंच वहां पे बनाया जाएगा, और उन 5 में से आंसर मेरे साथी एक ही देगा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है साथियों। यूएनओ की जो महासभा है, इसकी जो बैठक है वो हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। याद रखना है, बैठक हर साल होती है, हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक
यूएनओ के महासभा की बैठक होती है। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि यूएनओ की बैठक सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होगी और दिसंबर के 15 तारीख के आसपास यहाँ पे ये बैठक चलती है। ये बात आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे। अच्छा, इसमें एक अध्यक्ष, यूएनओ का जो महासभा होती है इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब आप सोचेंगे 2 होते हैं, 21 होते हैं, और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव इसमें महासभा करती है। तो 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होंगे, 21 उपाध्यक्ष होंगे और एक यहाँ पे क्या होगा, अध्यक्ष होगा। याद रखना है, ठीक है। डिटेल से समझना है कि महासभा क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? जनरल असेंबली महासभा को कहते हैं। प्रत्येक देश 5 बंदे भेज सकता है, लेकिन आंसर तो सिर्फ एक का माना जाएगा। याद रखना है, बैठक हर वर्ष सितंबर महीने के 3rd ट्यूसडे, तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। और याद रखना, इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगी? महासभा करेगी। महासभा का काम क्या है भाई? ये तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि महासभा क्या है, कितने बंदे जा सकते हैं, 5 भेज सकता है, लेकिन वोट सिर्फ एक का हो सकता है। ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। कार्य क्या है यूएनओ की महासभा का? कार्य क्या आप देख रहे हैं ना, बजट लिखा है, बहुत प्यारे अक्षरों में बजट लिखा है। यूएनओ की महासभा का जो कार्य है वो क्या है? बजट तैयार करना। महासभा का कार्य है बजट तैयार करना, और बजट जो है वो हर दूसरे वर्ष किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। याद रखना है कि भाई बजट हर दूसरे वर्ष पेश होता है। काम क्या है महासभा का? यूएनओ का जो लेखा जोखा है, बजट है, उसको पेश करना है, और बजट जो है हर दूसरे साल यहाँ पे पेश किया जाएगा। याद रखना है साथियों। और दूसरा काम है, अगर किसी भी देश को, मान लो अभी 193 कंट्रीज, अगर एक नया कंट्री 194 नंबर की कंट्री आना चाहती है तो उसको सबसे पहले महासभा की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरे भाई बात बनने वाली है। तो याद रखना है, दूसरा काम है नए सदस्य शामिल करना, और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद पर की सिफारिश पर। देखिए, जो आपका ये महासभा होती है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी आपका महासचिव होता है। यूएनओ का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव होता है। और महासचिव किसकी सिफारिश पर बनता है? जो सुरक्षा परिषद, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, उसकी सिफारिश पर। अभी तक हमने साथियों इतना पढ़ा कि काम क्या करती महासभा। एक तो बजट तैयार करती है, बजट तैयार करने के बाद महासचिव उस बजट को हर दूसरे साल पेश करेगा। नए सदस्य, कोई भी नया देश है, उसको 2/3 बहुमत के साथ शामिल करेगा। 2/3 का मतलब 127, 193 का 127, 128 देश मान जाए तो फिर उसको यूएनओ का अध्यक्ष, यूएनओ का सदस्य बनाया जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को याद रखना है। और महासचिव कैसे बनता है? तो ये सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा तो जाके बनेगा भाई, ठीक है। तो रिकमेंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 फोटो बहुत बेहतरीन है, 2 फोटो बहुत बेहतरीन है, और ये फोटो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और बन सकता है तो कैसे बनेगा वो मैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो महासभा के अभी 80 नंबर के जो हेड है, महासभा के जो भी अध्यक्ष है, मैंने बोला अध्यक्ष एक होता है, तो उनका नाम है एनेलेना बेयरबॉक। ये महिला है एनेलेना बेयरबॉक, देख सकते हैं आप, ज्यादा उम्र नहीं लग रही है बेयरबॉक साहब की। तो एनेलेना बेयरबॉक आपके अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्षा है यूएनओ की, यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। समझना है तमाम साथियों। और ये पश्चिमी यूरोप की पहली महिला है जो कि हेड बनी है किसकी? आपके यूएनओ के, किसकी मेरे भाई? आपके महासभा की 80वीं प्रमुख बनी है। क्या नाम है? एनेलेना बेयरबॉक है। याद रखना है, अभी आगामी सत्र अभी होने वाला है, इस साल होने वाला 81वें नंबर का। तो इस बार का जो सत्र होगा, इसके जो हेड बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए, क्योंकि इनका कार्यकाल हो गया है खत्म, तो अब बने हैं खलीलुर रहमान। तो ये बांग्लादेश के हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पड़ोसी देश के हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखना है खलीलुर रहमान, बांग्लादेश के। सितंबर 2026 आने वाला जो महीना है, इससे ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एनेलेना बेयरबॉक चली जाएगी और कौन आएगा? खलीलुर रहमान, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या बनेगा मेरे भाई? अध्यक्ष बनेगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से महासभा को पढ़ा। बजट पेश करता है, बजट पेश महासचिव हर दूसरे साल करता है। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। बैठक सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होगी और दिसंबर के मध्य तक चल जाएगी।
तमाम बातें, तमाम छोटी छोटी बातों को मैं पढ़ा रहा हूँ। एसपी टेट के लिए कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो ज्यादा से भाइयों तक, ज्यादा भाइयों तक, बहनों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल टेट परीक्षाओं में कई बार निकनेम इसका पूछ लिया है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं। तो दुनिया का जो पुलिसमैन है वो आपका किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद। बोले भैया आपका सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहते हैं मेरे भाई? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल देश कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य है 15। कितने हैं? आपके सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है। 15 में से टेम्परेरी कितने हैं? टेम्परेरी बोले भैया अस्थायी, कुछ वर्षों के लिए जो चुने जाते हैं। भारत भी अस्थायी है, अभी नहीं है, लेकिन बनना चाहता है। 2027 में बात रखेगा अभी अपनी, अभी जो यूएनजीए की बैठक होगी उसमें बोलेगा कि हमको भी बनाओ अस्थायी देश। अस्थायी देश बोले तो जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। और परमानेंट कंट्री कितनी है सुरक्षा परिषद की? तो स्थायी देश जिनको बोलते हैं वीटो पावर वाले देश, तो वीटो पावर वाले देश 5। कितने हैं? 5 देश। आप देख सकते हैं ये सुरक्षा परिषद है, इस प्रकार से यहाँ पे देश बैठे होते हैं। सिर्फ 15 देश है, लेकिन इनके कुछ साथी प्रतिनिधि वहां पे जो वीटो पावर वाले देश का और अस्थायी देश है, प्रतिनिधि भी वहां पे जाते हैं। साथियों बात करें अस्थायी देश की, अस्थायी सदस्य की, तो अस्थायी सदस्य 10 है और इन अस्थायी सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए। तो सुरक्षा परिषद की नॉन परमानेंट कंट्री कितने साल के चुनी जाती है? मात्र और मात्र मेरे भाई 2 साल के लिए। और याद रखना है अस्थायी सदस्य का जो चुनाव है वो महासभा करती है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत। सेम क्वेश्चन टेट में रिपीट हुआ है कि अगर कोई देश यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बनना चाहता है तो चुनाव कौन कराएगी? जनरल असेंबली, महासभा, जो इससे पहले हमने पढ़ी थी। कितनी बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और याद रखना है भाई अगर आपको अस्थायी देश 2 साल के लिए चुनता कौन है? महासभा चुनती है। कितनी बहुमत से? 2/3 बहुमत से। गलती नहीं करेंगे। और याद रखना है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रशिया। इसके लिए ट्रिक बहुत बेहतरीन है, कई जगह यह विख्यात है ये ट्रिक। ABC, फिर से ए से बोलेंगे मेरे भाई अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना। आप देख सकते हैं ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और रूस से रूस, से मेरे भाई कुछ नहीं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये वो 5 देश है। ट्रिक है ABC, फिर से मेरे भाई कई बार यूट्यूब पे बोल चुका हूं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस यूएनओ के स्थायी देश है। बोले भैया वीटो पावर वाले देश है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। छोटी छोटी बातें। टोटल देश 15 है, 15 में से 10 अस्थायी है और 5 वीटो पावर वाले। बोले परमानेंट कंट्रीज 5 है, टेम्परेरी कैंडिडेट आपके कितने हैं? 10 है। कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी सकारात्मक निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की हाँ होना जरूरी है। अगर आपको यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय लेना है, पॉजिटिव निर्णय लेना है, तो 15 देश इसमें टोटल है, 15 में से 9 को मनाना होगा। अब आप बोलेंगे भारत को वीटो पावर के लिए हम तो अस्थायी मना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे क्या है आपके, क्या बोलेंगे मेरे भाई? परमानेंट जो देश है, 5 परमानेंट कंट्रीज की यस होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और 4 टेम्परेरी पकड़ लो। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी ही पकड़ लिए सारे, सभी देशों की 15 में से 9 देशों की हाँ होनी जरूरी होती है कोई भी सकारात्मक निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद में। लेकिन उन 9 में भी 5 परमानेंट की यस होनी चाहिए, सभी स्थायी देशों की हाँ होना जरूरी है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ऐसा देश है जो कि अभी भारत को वीटो पावर नहीं दिलाना चाहता है, भारत को स्थायी देश बनता हुआ नहीं देखना चाहता। स्थायी बनने के लिए पहले अस्थायी बनना पड़ता है। तो कौन सा देश ऐसा है जो भारत को वीटो पावर नहीं देने देगा? तो ये भी आपको याद रखना है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य देश चुना गया था अभी हाल ही में 2021 से 2022 के बीच में। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत जो है वो क्या बना था आपका? 8वीं बार जो है वो क्या बना था? 8वीं बार आपका क्या बना था भाई? 8 बार अस्थायी, 8 बार मौका मिला है वीटो पावर बनने का इंडिया, लेकिन एक बार भी इंडिया को वीटो पावर नहीं मिली है। और जापान जो है वो क्या है? सबसे अधिक बार अस्थायी देश बना है, 12 बार। जापान को 12 बार अस्थायी देश चुना गया है, लेकिन उसको भी वीटो पावर नहीं मिल रही। कौन उसके लिए मना कर रहा है? तो हर देश का अपना अपना होता है भैया। तो 15 में से 9 देशों की हाँ जरूरी होनी चाहिए स्वीकृति, और उन 9 में भी 5 परमानेंट की यस होनी चाहिए। टेम्परेरी हमारे 4 है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक पेश।
मेरे भाई इसको अंग्रेजी माध्यम में बोलेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके नाम से पता चल रहा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कितने देश है इसमें? तो इसमें लगभग लगभग अभी हाल ही में 54 कंट्रीज नजर आ रही है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष। कितना कार्यकाल है? यूएनओ का जो कार्यकाल है वो 3 साल है। और याद रखना है प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। याद रखना है कि हर साल यहाँ पे 1/3 सदस्य बदल जाएंगे, नए सदस्य आएंगे। 1/3 मतलब 54 का 1/3, मतलब कि 18 बंदे दोबारा चुने जाएंगे। यहाँ पे 18-18 के हिसाब से गेम बनेगी कि 18 अभी है, 18 बाद में आएंगे। तो जैसे 18 अभी पुराने वाले 18 थे, उनको 3 साल बाद हटा दिया, फिर 18 नए आए, फिर दूसरे वाले 18 उनको 3 साल हो गई, उनको हटा दिया। तो 1/3 सदस्य बोले तो 54 का 1/3 बोले तो इसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आता है, ठीक। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। तो यूएनओ का जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार मेरे भाई। एक बार होती है आपके न्यूयॉर्क में, ठीक है, और एक बार होती है जिनेवा में। याद रखना है अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में आपकी कहां होती है? जिनेवा में। तो 2 बार वर्ष में बैठक किस संगठन की? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। टोटल देश 54। ध्यान से सुनना है, बेहतरीन तरीके से सुनना है। आप तमाम साथियों के पास बहुत बेहतरीन टाइम है और इस तरह से आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्ष में बैठक 2 बार, बदलेंगे कितने सदस्य? 1/3 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष। इसके बाद बात करेंगे सचिवालय की, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से टेट में क्वेश्चन बनेगा। अगले जो 10 मिनट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सचिवालय की बात करें, जिसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। सचिवालय का जो प्रमुख है वो महासचिव होता है, और इसके सचिवालय का जो प्रमुख है महासचिव, ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष? बोले भैया 5 वर्ष होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। बोले भैया क्या काम करता है? तो जो दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा के काम है उनको निपटाएगा किसके? जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके काम। सबसे बड़ा व्यक्ति महासचिव, कार्यकाल 5 वर्ष। अब बात करते हैं तमाम सभी महासचिव की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक का फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है क्योंकि सबके फोटो यहाँ पे विजिबल नहीं थे। तो सभी महासचिव में जो पहले कार्यकारी महासचिव है उनका नाम है ग्लेडविन जेब। कार्यकारी बोले तो टेम्परेरी, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल चले जाए तो हेड मास्टर को यहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जो हेड टीचर होते हैं, सॉरी, जो सबसे बड़े टीचर वहां पे होते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है पहले जो कार्यकारी महासचिव है वो है ग्लेडविन जेब। टेट में क्वेश्चन आया है, हड़बड़ाना नहीं है। ग्लेडविन जेब यूएनओ के पहले कार्यकारी महासचिव। लेकिन सेम क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? तो पहले महासचिव है त्रिगवेली। ये नॉर्वे से थे, लेकिन भैया इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। यूएसआर के दबाव में आए। तो याद रखना है कि पहले महासचिव त्रिगवेली, लेकिन दबाव में आकर इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? या इस्तीफा देने वाले यूएनओ के पहले महासचिव भी वही थे जो पहले महासचिव। नाम क्या है? त्रिगवेली है, कोई नाम ज्यादा भारी नहीं है। अच्छा, दूसरे है हमारे जो प्रमुख है वो डेग हैमरशोल्ड। क्यों है? ये स्वीडन देश के थे। डेग हैमरशोल्ड, एरोप्लेन क्रैश में मौत होगी, डेथ इन एयर क्रैश, 1961 की बात है। और जब मैं नोबेल पुरस्कार आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा कि यूएनओ के ऐसे महासचिव जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो व्यक्ति कौन है? 2 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार मरने के बाद मिला है। तो भैया आपका इनका नाम भी उसमें आता है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट तरीके से, कि डेग हैमरशोल्ड ऐसे महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, इनका नाम था आपका डेग हैमरशोल्ड। तीसरे है यूथांट, म्यांमार से है, पहले एशियाई। हम एशिया से आते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एशिया प्रथम एशियाई जो कि महासचिव रह चुके यूथांट है। अच्छा, अगला है वॉल्डाइम। वॉल्डाइम ऑस्ट्रिया के हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, जो यहाँ पे नीचे नाम दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए, पहले अफ्रीकन महासचिव यूएनओ के सेक्रेटरीट के सचिवालय के बुतरस घाली। याद रखना क्या है? बुतरस घाली। बुतरस घाली के बाद हमारा कोफी अनान घाना के हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कौन है? तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहां से है? पुर्तगाल से है, काफी समय से है, 10 साल, इनको 7-8 साल होने वाली है। ये वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के। क्वेश्चन टेट में 10 बार नहीं 20 बार बन रहा है।
और इस बार के परसेंटेज में दोबारा देखने को मिल सकता है कि यूएनओ के महासचिव प्रेजेंट समय में कौन है। तो महासचिव आपके जो प्रेजेंट टाइम में है उनका नाम क्या है मेरे भाई, तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। वीडियो अच्छी लगती है ना तो कमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा हर हर महादेव जरूर लिख दिया। क्या लिखे मेरे भाई, हर हर महादेव जरूर लिखे। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से भी क्वेश्चन बनता है। सचिवालय को एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने इसमें। तो हमने पढ़ा था कि सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। महासचिव 5 साल के लिए चुना जाता है। सचिवालय क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। इसके सभी महासचिव में पहले कार्यकारी महासचिव ग्लैडविन जेब है, और पहले महासचिव पूछा तो उनका नाम है त्रिगवैली। लेकिन इन्होंने ऐसा महासचिव जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूएनओ के ऐसे महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, डेग हेमरसोल्ड साहब, ठीक है। यूथांट पहले एशियाई है, म्यांमार से है, ठीक है। उसके बाद बुतरस थाली घाली मिस्र से है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई वर्तमान में कौन है, तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेचीदा है, ध्यान से सुनना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोई एक देश आके मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय थोड़ी बनाया। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जहां पर 2 देशों के मसलों को सुलझाना हो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है, वहां पर कार्य होगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। कब बना, तो ये जून 1945 के आसपास इसकी स्थापना हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसने अप्रैल 1946 में क्या करा था, कार्य करना शुरू किया था। तो जून 1945 में स्थापना, लेकिन कार्य करना जो शुरू किया था वो किया था हमारा अप्रैल 1946 में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है मेरे भाई। मुख्यालय कहां पर है, मैंने शुरुआत में ही बोला था द हेग नीदरलैंड। क्या बोलेंगे, द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है यूएनओ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। मेरे भाई याद रखना है, इसमें भी चार्टर है। और कितने चार्टर है, तो इसमें 5 चार्टर है। और आर्टिकल कितने हैं, 70 अनुच्छेद है, 5 चार्टर है। याद रखना है मुझे, ऐसे कोई यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। और न्यायाधीश कितने हैं, आप देख सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कितना सुंदर है भाई साहब, कितना सुंदर, कितना प्यारा है ना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमारा। तो 70 अनुच्छेद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, द हेग में ये पड़ता है। और चार्टर कितने, 5 अध्याय है यहाँ पे चार्टर में। साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में ये क्वेश्चन टेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल जजेस कितने हैं, तो 15 जज है। और इन 15 जजों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष है। 15 जज टोटल है, 15 जज का कार्यकाल 9 साल है, याद रखना है। और कोई भी 2 न्यायाधीश, याद रखना है, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। कोई भी 2 न्यायाधीश जो है वो एक देश के नहीं होंगे। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि टोटल जज 15 है, मान लिया 15 में से इन 15 जजों का कार्यकाल 9 साल है, और कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं होंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मान लो भारत से 2 नहीं जा सकते, एक ही जा सकता है। और इस समय भारत से भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज है। अच्छा, इन्हीं में से अध्यक्ष चुना जाएगा, सबको मौका मिलेगा, और उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुना जाएगा। जो भी 15 न्यायाधीश है इनको सबको मौका अब कैसे मिलेगा, क्योंकि जजों का कार्यकाल आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो जज है उनको 9 साल के लिए चुना जाता है। 15 जज है तो 3-3 बार यहाँ पे 3-3 साल के लिए चुना जाता है सबको। तो याद रखना है भाषा क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच और अंग्रेजी है। और न्यायालय का जो कोरम है वो 9 जज है। कोरम क्या होता है आप समझाइए, उसको हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। तो जब तक यहाँ पे 15 जज नहीं आएंगे, 15 में से 9 जज नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे कार्रवाई शुरू नहीं होगी, उसी को बोलते हैं कोरम। तो जब 9 जज आ जाएंगे तो कार्रवाई शुरू कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और याद रखना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। ये बात बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। और बेहतरीन तरीके से आपको ये बात याद रखनी है, नगेंद्र सिंह कौन है, एकमात्र न्यायाधीश है, एकमात्र भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जी हाँ रहा है, एक बंदा रहा है, नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया फोटो इनकी लगी है डॉक्टर नगेंद्र सिंह साहब की। ये वो व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण तक भारत के अंदर मिल चुका है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। तो अच्छा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले चीफ जस्टिस थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इंडिया से, एकमात्र भी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से पहला न्यायाधीश, पहला जज कौन क्या होगा, तो उनका नाम था बेनेगल रमारा।
तो पहला जज जो इलेक्ट हुआ है उनका नाम वेनेगल रामाराव है। और वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है मेरे भाई? दलवीर भंडारी वर्तमान में न्यायाधीश है, गुजरात से ये है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको महासभा ही चुनती है, याद रखना है बेहतरीन तरीके से। और आईसीजे के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो नवाक सलाम है, लेबनान से है। नवाक सलाम आप देख सकते हैं, नवाक सलाम साहब देख रहे होंगे आप। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष है जूलिया सुविडिडे, युगांडे से है ये। तो याद रखना है तमाम लोगों को। ये आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में प्यार बनाएं। लंबी वीडियोज है लेकिन लंबी वीडियोज का फायदा एक है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, आगे बढ़ेंगे, तभी जाके तो बात बनेगी मेरे भाई। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव, जय मां भगयाणी। मैं आपको बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ पे 2 फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जिनकी कृपा से हमारा यूट्यूब चैनल, जिनकी कृपा से हम यहाँ पे खड़े हैं, जिनकी कृपा से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बनता है। जो भी मानता है भगवान जी को, जो नहीं मानता उनका क्या करे। ठीक है, तो तमाम लोग एक बार देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय शिरकुल महाराज, जय मां भगयाणी। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे, हर हर महादेव। आपको